अब हम देखेंगे जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर के अंदर किस तरीके की प्रजामंडल आंदोलन चला और उससे संबंधित जो संस्थाएं, उन संस्थाओं की स्थापना हुई थी, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ का हम क्या करेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देख लेंगे। यानी जो जैसलमेर का क्षेत्र था, राजस्थान का जो सुदूरवर्ती यानी पश्चिमी इलाके का क्षेत्र पड़ता है। जो रेगिस्तानी मरुस्थल का भाग, जो थार के जो रेगिस्तान है, उसका जो मुख्य भाग, वो उस मुख्य भाग के अंदर जैसलमेर अवस्थित है। इस कारण ये राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, आमदनी कम होती थी। इस कारण किसी भी, चाहे मुगलों के समय हो या अंग्रेज़ों के समय, किसी ने इस क्षेत्र पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये विस्तारित रेगिस्तान था, यातायात एवं संचार के सीमित साधन थे। यानी यह क्या था, साधन थे ही नहीं। और इसी साधनों की वजह से ये क्या था, जो राजस्थान के अन्य भागों से कटा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ यातायात के साधन हम देखते तो ऊँट के अलावा कोई अन्य किसी प्रकार के ये साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। साथ में ये राजनीतिक पृथकता के कारण भी शेष राजस्थान से कटा हुआ था, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र था। तो मैंने पहले भी बताया कि किसी भी समय शासकों ने क्या किया था, इस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। तो इसी कारण ये राजनीतिक दृष्टि से भी संपूर्ण क्षेत्र से क्या हुआ था, कटा हुआ था। इस कारण यहाँ न तो शिक्षा का विकास हुआ, और अशिक्षा के कारण क्या था, यहाँ के जो महारावल का जो निरंकुश शासक है, इससे लोग शोषित होते रहे थे। यानी यहाँ पर क्या था, महारावल का दमन बड़ा ही क्या था, तीव्र था, है ना। इन तीव्र से यहाँ के लोग बड़े ही पीड़ित थे। अब इस क्षेत्र में कोई आवाज उठाने वाला तैयार नहीं था। सबसे पहले जो इस राजतंत्र का विरोध किया था, यहाँ के व्यापारी थे, जिन्होंने 1896 में किया था। जिन महाराजा ने क्या कर दिया था, उनके ऊपर एक लानी टैक्स लगा दिया था। उस लानी टैक्स के कारण उन पर क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। लेकिन महाराजा ने क्या किया, इनको सख्तापूर्व इनकी आवाज़ को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया था। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, 1915 ईस्वी में जब कुछ नवयुवकों ने जैसलमेर के अंदर क्या किया, सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में भी क्या हुई, सफलता नहीं मिली थी। यानी महाराजा यहाँ किसी प्रकार के जो प्रगतिशील या जन चेतना से संबंधित जो विचार है, उनको प्रकट होने ही नहीं देना चाहते थे, उनको अंकुरित होने ही नहीं देना चाहते थे। उससे पहले ही उनको क्या कर देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे। 1920 की बात आती है। 1920 में कुछ प्रवासी जैसलमेरियों ने महारावल को एक क्या दिया, ये मात्र पत्र नहीं, एक मांग पत्र है। एक उन्होंने मांग पत्र दिया था, जिसमें कुछ बातें थी। वो बातें क्या थी, उन बातों को आप ध्यान से सुनना। जिसमें शिक्षण संस्थाओं की क्या करना था, उसको संरक्षण देना था। यानी शिक्षण संस्थाओं को क्या देना था, सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा क्या था, समाचार पत्रों के प्रकाशन की क्या मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। यानी जैसलमेर के अंदर भी समाचार पत्रों का प्रकाशन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, और बाहर से भी जैसलमेर के अंदर जो समाचार पत्र आते हैं, उन पर सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाए। इसके अलावा नगर पालिका के गठन, है ना, नगर पालिका का क्या किया जाए, गठन होना चाहिए, जिसमें सदस्य जनता द्वारा क्या होने चाहिए, निर्वाचन होने चाहिए, और नगर की जो सफाई आदि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा यातायात और संदेश वाहन के साधनों की भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ये वो बातें थी जिसकी मांग किससे की गई थी, जैसलमेर के महारावल। यानी ये सभी क्या थे, गैर राजनीतिक मुद्दे थे। इनको स्वीकार करने का महारावल ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन इन मांगों का फिर कोई ठोस हल नहीं निकला था। अब जब ऐसा कोई ठोस हल नहीं निकला, तो इस स्थिति में क्या हो रहा था, इस क्षेत्र में कुछ गतिविधियां संभव नहीं थी। इसी दरमियान हम घटना देखते हैं 1930 की। यानी यहाँ जो महारावल है, उनका जो निरंकुश शासन है वो चलता रहा। बाद में जाकर के वो क्या करते, थोड़ी इस क्षेत्र में समाचार पत्र भी होते, उन पर ये क्या कर लगा देते, रोक लगा देते। और ऐसे ही महारावल समाचार पत्र पढ़ने के कारण रघुनाथ सिंह मेहता है, आईदान सिंह है, और सागरमल गोपा है, इनको क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते। अब बंदी बना दे, हालांकि कुछ समय बाद इनको फिर छोड़ भी दिया जाता है। अब बात आती है 1930 की। तो 1930 में इन्होंने 3 व्यक्तियों, जो अभी मैंने आपको नाम कहा था, रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह और सागरमल गोपा,
इन तीनों ने क्या किया था, एक विज्ञप्ति निकाल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें क्या दी थी, बधाई दी थी। अब यहाँ से उस समय थोड़ा सा क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, है ना। तो इन्होंने इन विज्ञप्ति के माध्यम से क्या किया था, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य लाभ की इन्होंने उसमें क्या की थी, कामना की थी। तो इस बात को लेकर के इन नेताओं को क्या कर दिया, जैसलमेर के महारावल ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया था। यानी ये रियासतों के अंदर बीकानेर जैसा ही था, बीकानेर से भी कई कदम आगे था यहाँ क्रूरतापूर्ण दमन के मामले में। राजस्थान की रियासतों में देखे सबसे ज़्यादा क्रूरतापूर्ण दमन अगर जनता पर किया था तो वो जैसलमेर के महारावल द्वारा ही किया गया था, है ना। तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की बात को ये सहन नहीं कर रहे थे। इधर रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित 1932 के अंदर रघुनाथ जी जो मेहता है, उन्होंने उनकी अध्यक्षता के अंदर माहेश्वरी युवक मंडल को क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। लेकिन जल्दी इसको क्या किया, महारावल ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब जब ऐसी स्थिति में यहाँ किसी भी प्रकार की जो संस्थाएं, उन संस्थाओं की स्थापना महारावल नहीं होने दे रहे हैं, फिर भी यहाँ के कर्मठ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ तक इसको गैर कानूनी घोषित करने के बाद क्या हो गया, जनता के अंदर किसको, इस माहेश्वरी जो युवक मंडल था इसको अवैध घोषित करने के बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया। तो इस आक्रोश के कारण, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको गिरफ्तार किया हुआ था, जो आईदान सिंह मेहता, सागरमल गोपा है, रघुनाथ सिंह मेहता है, इन सबको क्या किया हुआ था, सॉरी आईदान सिंह मेहता नहीं, केवल आईदान सिंह है, तो इनको गिरफ्तार किया हुआ था। तो इनको बाद में छोड़ना पड़ा था लोगों के विरोध के कारण। जब महारावल को लगा कि लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि महारावल ने क्या किया था, इसको अवैध घोषित करके इन तीनों को क्या कर लिया, फिर से गिरफ्तार कर लिया, तो इस कारण इनको छोड़ना पड़ा था। तब हम देखते हैं 1937-38 में शिव शंकर गोपा, जो सागरमल गोपा के ही क्या थे, भाई थे, इसके अलावा मदन लाल पुरोहित थे, लालचंद जोशी आदि ने क्या किया था, लोक परिषद की स्थापना का भी क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं होने दिया, महारावल ने इनका भी क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। इस कारण इन तीनों को ही क्या करना पड़ा था, ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा था, जैसलमेर क्या करना पड़ा था, इनको छोड़ना पड़ा था। और शिव शंकर गोपा है, अपने भाई जो सागरमल गोपा जो उस समय नागपुर में रहा करते थे, उसके पास चले गए और वहीं से राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करते रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको देखो ये देखते आगे, जैसलमेर जन के अंदर जन जागृति का श्रेय किसको जाता है, सागरमल गोपा को ही जाता है। इस क्षेत्र में सागरमल गोपा के पिताजी महारावल के यहाँ राजकीय सेवा में थे, अच्छे पद पर थे, लेकिन उसने अपने बेटे को जैसलमेर छोड़ने की सलाह दी थी। उसने कहा था कि यहाँ महारावल के अत्याचार बड़े बढ़ रहे हैं, तो इस कारण बेटा तुम क्या करो, बाहर जाकर के काम कर लो। और साथ में उसने देखा कि अपने बेटे के विचार ऐसे, महारावल से टकराट हो जाती है, और इस टकराट के कारण इस सागरमल गोपा क्या होते हैं, यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जो अपने नागपुर चले जाते हैं और वहीं अपना क्या करते हैं, व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। अब देखते हैं जैसलमेर के अंदर ये हुआ क्या था, और आगे की लाइन जो कह रही है ये बलिदान है। इनके बलिदान से क्या हुआ, निरंकुश शासन का विरोध और दृढ़ हो गया। बलिदान कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। अब देखो जैसलमेर राज्य के अंदर जो सागरमल गोपा है वो क्या करते थे, निरंतर जन जागृति का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयासों के अंतर्गत जब क्या था, इन्होंने सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, और इन पुस्तकों के अंदर क्या किया था, जैसलमेर के जो महारावल के अत्याचार है, इन अत्याचारों का क्या किया था, प्रकाशन किया था। ऐसी एक पुस्तक उन्होंने सागरमल गोपा जी ने 1940 में लिखी थी, जिसका नाम था जैसलमेर का गुंडा राज। इसके अलावा भी उनके दो पुस्तकें जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तो सागरमल गोपा ने जैसलमेर का जो गुंडा राज नामक पुस्तिका जो छपवा कर क्या कर दी थी, यहाँ पर वितरित की थी, और लोगों के अंदर जन जागृति का काम किया गया था। इस पुस्तिका में था क्या, जो जैसलमेर के जो महारावल थे उनके जो अत्याचारपूर्ण कार्य थे उनका इसके अंदर क्या किया गया था, पर्दाफाश किया गया था। तो इस कारण क्या हुआ, सागरमल गोपा को जैसलमेर से क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया था। अब होता क्या, जब इसको जैसलमेर से निर्वाचित कर दिया, ये वापस नागपुर चले गए, और 1941 में इनके पिताजी की जैसलमेर में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के बाद इनको पता था मैं आऊँगा तो जैसलमेर
कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और मेरे को ये क्या करेंगे, भयंकर सजा देंगे, क्योंकि इनकी जो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक से महारावल बड़े आक्रोशित थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या की, रेजिडेंट से अनुमति मांगी। उस समय जैसलमेर और जोधपुर के एक ही रेजिडेंट हुआ करते थे, तो जो जोधपुर में रहा करते थे उनसे सागरमल गोपा ने अनुमति मांगी। इसके अलावा इनके जो बीच में सहायता जय नारायण व्यास ने भी की थी। तो जैसलमेर महारावल ने क्या किया था, सागरमल गोपा को अनुमति दे दी थी कि आप जैसलमेर जा सकते हो और आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जैसलमेर के जो उस समय के जो दीवान थे उनसे भी पत्र व्यवहार करके पूछा था। तो दीवान ने रेजिडेंट को बताया था कि इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, तो कार्रवाई करने का क्या होता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर और रेजिडेंट के आश्वासन, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जैसलमेर महारावल और रेजिडेंट ने मिली भगत के माध्यम से क्या कर लिया था, सागरमल गोपा को फंसाने का एक क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था। तो सागरमल गोपा क्या आते हैं, यहाँ पर जैसलमेर आ जाते हैं और 2 महीने तक यहाँ रहते हैं और 2 महीने बाद जैसे वापस नागपुर लौटने लगते हैं, उसी दिन यानी 22 मई 1941 को इनको क्या कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना करके इनको 6 वर्ष के कठोर कारावास की क्या दे दी जाती है, सजा दे दी जाती है। जो और जेल के अंदर इन पर क्या किया जाता है, अमानुषिक इनके साथ में अत्याचार किया जाता है। बुरी तरीके से इनको जेल के अंदर क्या किया जाता है, पिटाई की जाती है। और ये सारा का सारा काम करता एक जो थानेदार था यहाँ का, जिसका नाम था गुमान सिंह, यानी वो हैवानियत पर उतर आया था गुमान सिंह या इनके साथ में सागरमल गोपा के साथ में। तो जो इनको अमानुषिक यातनाएं गुमान सिंह द्वारा दी गई थी, इनका वर्णन सागरमल गोपा ने एक पत्र के माध्यम से किसको भेज दिया था, जय नारायण व्यास को भेजा था। तो जय नारायण व्यास के पास जाने के कारण एक और व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, उनको भी भेजा था। तो जय नारायण व्यास ने इस पत्र को जाकर के यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट से बताया, जो उस समय के दोनों राज्यों के थे। तो उनसे कहा था और जय नारायण व्यास के आग्रह के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट ने जैसलमेर जाने का निश्चय किया। उन्होंने तारीख निश्चित की थी 5 अप्रैल 1946 को वो जाएंगे। जब ये बात की उनके दौरे की सूचना मिली, तब जैसलमेर के महारावल को पता था कि अगर वो आएंगे तो सागरमल गोपा उनके सामने भेद खोल सकता है। तो इन्होंने कहा था कि जब तक महारावल यहाँ आए उससे पहले ही सागरमल गोपा का क्या कर दो, काम तमाम कर दो। तो ये गुमान सिंह वापस जेल में आया और इसको धमकाया, तूने के रेजिडेंस को बुलाया है, लेकिन अब देख ले कब तू रेजिडेंस से मिलता है ना, आज ही तेरा हम क्या कर लेंगे, काम तमाम कर लेंगे। और इसको भयंकर जो परिणामों की उसकी भी क्या दी थी, धमकी दी थी। तो रेजिडेंट से पहुंचने से पहले 3 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर ही पहले तो इनको बुरी तरीके से पिटाई की, जो यातना इनको देनी थी वो दी। उसके बाद सागरमल गोपा के ऊपर जो तेल डाल करके इनको जिंदा जला दिया गया था। यहाँ से ये घायल हो गए, हालांकि मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर पड़े तड़पते रहे थे। लेकिन 2 दिन तक इनको यहाँ से नहीं उठाया, फिर उठा करके इनको ऐसे नाटक किया गया था हॉस्पिटल में ले जाने का, जहाँ ये तड़पते रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार का इलाज नहीं किया था। तो इस तरीके से तड़प तड़प करके इनकी क्या हो गई थी, वहाँ पर हॉस्पिटल में फिर मृत्यु हो गई थी। और इस तरीके से हालांकि ये डेट तो बताई जाती है, इनको 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, यानी अगले ही दिन इसमें बताई जाती है। तो अलग अलग जगह कुछ अलग बातें आती है। तो आप समझ लो कि 2 दिन बाद इनकी 2 दिन ये तड़पते रहे थे उसके कारण, और इनकी क्या होगी मृत्यु। परिवार के किसी लोगों को इनसे क्या किया गया था, मिलने को नहीं दिया गया था। तो इस घटना से वहाँ का वातावरण बड़ा ही क्या हो गया था, आक्रोशित हो गया था। यानी सारे जो जैसलमेर शहर के अंदर दीवारों पर लिख दिया गया था, खून का बदला खून, है ना, ऐसे नारे लिख दिए गए थे। और इधर राष्ट्रीय स्तर पर भी पता चला तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस हत्याकांड की घोर निंदा की, और जैसलमेर की जनता का आक्रोश बढ़ता गया और उन्होंने जांच की मांग की थी। तब एक जो आयोग बिठाया गया था उसको भी ध्यान रखना, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। इस गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने क्या कर दिया था, इसको जो गुमान सिंह है थानेदार, इसको क्लीन चिट दे दी थी। और इसमें ये बताया गया कि सागरमल गोपा ने खुद क्या की है, आत्महत्या की है। अब देखेंगे जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना। अब देखो इस तरीके का यहाँ
ये सारा ही परिदृश्य चल रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर मीठालाल व्यास ने, क्योंकि जैसलमेर के अंदर तो कोई प्रजामंडल या ऐसी छोटी बड़ी संस्थाएं जब वाचनालय जैसे स्थापित करने का प्रयास किया था तो उसे भी स्थापित नहीं करने दिया गया था महारावल की तरफ से, तब इतनी बड़ी संस्था का गठन कैसे करने दिया जाता है। तब 1945 के अंदर मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? जोधपुर के अंदर की थी इन्होंने। यानी ये भी जैसे बीकानेर प्रजामंडल हमने पढ़ा था तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो यानी उसकी भी स्थापना बीकानेर राज्य से बाहर हुई थी। वैसे ही जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी भी स्थापना बीकानेर राज्य से बाहर यानी कहाँ पर हुई थी? जोधपुर राज्य में हुई थी। और इसके बाद इसने राज्य से बाहर रहते हुए भी जैसलमेर राज्य के अंदर जो जन आंदोलन है उसको क्या किया था, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। और उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की इन्होंने क्या की थी, मांग की थी। तो निरंतर इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में 1946 के अंदर है ना, इस जैसलमेर प्रजामंडल को एक नई ऊर्जा देने के लिए और साथ में सागरमल गोपा की जो दर्दनाक मृत्यु हुई थी इसके बाद यहाँ के लोगों की जन जागृति और जो राजनीतिक संगठन में कमजोरी आई थी, इस स्थिति को दूर करने के लिए 6 मई 1946 को जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद ने क्या किया, जैसलमेर दौरे पर ये गए थे। तो इनके पहुंचने से एक जैसलमेर प्रजामंडल को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई थी और इन्होंने यहाँ पहुंच करके क्या किया था, एक जो सार्वजनिक सभा है उस सभा को आयोजित किया, उसमें भाषण दिया और लगभग 4000 के आसपास लोग इसमें शामिल हुए थे, जो जैसलमेर रियासत के अंदर उस समय क्या थी, बहुत बड़ी मात थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गतिविधियाँ संचालित करने का काम, आखिर अधिकतर जन जागृति लाने का काम जय नारायण व्यास जी द्वारा ही क्या किया गया था, संपादित किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, अब स्थितियां बड़ी भयंकर हो रही थी। इधर भारत आज़ादी के जो पथ है उस पर आगे बढ़ रहा था और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगस्त 1947 के अंदर, जब जैसलमेर के जो राजकुमार होते हैं गिरधारी सिंह, है ना, जिनका नाम होता है गिरधारी सिंह, वो क्या करते हैं, जोधपुर के महाराजा जो हरवंश सिंह होते हैं वो तो जिन्ना के साथ मिले हुए थे पाकिस्तान, तो उनके साथ मिलकर के जैसलमेर को इन्होंने क्या की थी, पाकिस्तान के साथ शामिल करने की इन्होंने क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। लेकिन समय रहते उस समय की भारत सरकार ने इस योजना को सफल नहीं होने दिया, जिसमें क्योंकि उस समय जो रियासती विभाग का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व कर रहे थे, जिन्होंने भारत की जो असंख्य देशी रियासतों को क्या कर दिया था, एक भारतीय इकाई के अंदर शामिल कर दिया था। अब बात होती है अगली 2 अक्टूबर 1947 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का क्या, उनकी जयंती होती है। तो वो जयंती यहाँ पर क्या थी, यानी उनका जन्मदिन जो होता है, गांधी जी का जन्मदिन पर यहाँ पर क्या किया गया था, जयंती मनाई गई। उस दिन जन्मदिन को जुलूस निकाला गया। तो इस जुलूस पर भी क्या किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यानी लाठियाँ बरसाई थी और इस प्रदर्शन को भी उन्होंने तितर बितर करने का प्रयास किया था। अब स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना वहां पर क्या कर दिया, एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि जैसे इस सरकार को लगा कि जैसलमेर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश करता है और सीमावर्ती राज्य है। और साथ में बीकानेर ने भी ये कहा था कि अगर जैसलमेर से उधर उसको पाकिस्तान से प्रोटेक्ट दिया जाए तो वो क्या होगा, भारत में शामिल हो जाएगा। और जो बीकानेर ही पहला राज्य था जिसने भारत में सम्मिलित होने का सबसे पहले फैसला लिया था। तो ऐसी स्थिति में और यहाँ के शासन को नियंत्रित करने के लिए और इस इलाके की सुरक्षा करने के लिए अब भारत सरकार को जरूरी था कि जैसलमेर पर क्या करें, नियंत्रण स्थापित करे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहाँ क्या किया था, अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और कालांतर में जो जैसलमेर व संयुक्त राजस्थान का क्या बन गया था, भाग बन गया था। हम देखते हैं कि 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान का गठन होता है तो उस गठन के अंदर जैसलमेर भी क्या होता है, जो राजस्थान के गठन में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़े लंबे समय तक यहाँ के जो लोगों ने संघर्ष किया था और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियाँ आदि करने की अनुमति महारावल द्वारा नहीं की गई थी। फिर भी यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए यहाँ जन जागृति लाने का काम किया था। अब हम देखते हैं कि कुछ सागरमल जो गोपा है,
सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। तो एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि सागरमल गोपा ने एक तो जैसलमेर में गुंडा राज लगी, इसके अलावा उन्होंने देश के दीवाने हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, ऐसी उन्होंने क्या की थी पुस्तकें प्रकाशित। इन तीनों ही पुस्तकों में के अंदर उसने जो जैसलमेर के महारावल है उनके निरंकुश और अत्याचारी शासन का उसका पर्दाफाश उन्होंने किया था। और इसी कारण सागरमल गोपा उनको अब जैसलमेर छोड़ना भी पड़ा और नागपुर जाकर के रहना पड़ा था। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ इस क्षेत्र को आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक बताना, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें कि राजस्थान की कौन सी रियासत है या या जिला कह सकते हो अभी वर्तमान में, जिसको राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। एक और व्यक्तित्व थे जिन्होंने जैसलमेर के बारे में कहा था कि अगर आपको जैसलमेर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपकी जो टांगे हैं वो आपको किसकी बनानी पड़ेगी, पत्थर की बनानी पड़ेगी, है ना। आपको अगर जैसलमेर जाना है तो शरीर तो किसका, लकड़ी का बनाना पड़ेगा, और टांगे किसकी बनानी पड़ेगी, पत्थर की बनानी पड़ेगी। तो ये किसने कहा था, इनके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। जैसा कि हम जानते हैं कि मेवाड़ राजस्थान का सबसे क्या था, प्रतिष्ठित राज्य था, और यहाँ पर जन जागृति भी अपने आप में क्या थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ जो जन जागृति है वो जन जागरण लाने का श्रेय किसको है, उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, यहाँ होने वाले किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन के पार्ट के अंदर बढ़ा था। जैसे यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण हुआ था बिजूलिया किसान आंदोलन, इसके अलावा हुआ था बेंगू किसान आंदोलन। तो इन किसान आंदोलन ने क्या की थी, यह जन जागरण की भूमिका तैयार की थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हुए थे, वो भी हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़े हैं। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख लीजिए, जिसमें एक तो था गोविंद गुरु का भगत आंदोलन, एक था मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। तो इन सभी आंदोलन के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या हुई थी, जो जन जागरण की जो पृष्ठभूमि है वो क्या हुई थी, तैयार हुई थी। अब उदयपुर के अंदर हम देखें तो इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो थे माणिक्यलाल वर्मा। उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को ही हम इस केंद्र में रखते हुए हम उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये माणिक्यलाल वर्मा ही है जो बिजूलिया किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे, और इसमें भाग लेने के कारण इनको क्या कर दिया गया था, उदयपुर से निर्वाचित कर दिया गया था। जब इनको उदयपुर से निर्वाचित कर दिया गया था तो ये कहाँ चले गए थे, ये अजमेर चले गए थे, और अजमेर जाकर के वहाँ से अपनी पुस्तकों के माध्यम से क्या कर रहे थे, लोगों के अंदर जागृति कर रहे थे। वहाँ से कुछ पर्चे लिखे थे, प्रजामंडल के गीत और मेवाड़ राज्य का शासन, इस नाम से इन्होंने क्या की थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। यही पुस्तक थी जो मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ऐसी पुस्तकें इन्होंने कहाँ से लिखी थी, ऐसी पुस्तकें इन्होंने अजमेर के अंदर रहते हुए लिखी थी। तो इस तरीके से ये क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। इनको जब बाहर कर दिया था तो माणिक्यलाल वर्मा अब क्या करे थे, डूंगरपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर खांडोलाई के अंदर जो इन्होंने आश्रम स्थापित किया था, वहाँ भीलों के लिए क्या कर रहे थे, रचनात्मक कार्य कर रहे थे भीलों के बीच में रह करके। अब देखो क्या होता है, इसमें भारतीय जो परिदृश्य बड़ा बदल जाता है। उस बदले परिदृश्य का ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये परिदृश्य कैसे बदलता है इसके बारे में देखेंगे। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात के अंदर स्थित है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में जो देशी रियासतों के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे उनको सपोर्ट करने का जो घोषणा इस आंदोलन के अंदर की गई थी। तो इस बात की घोषणा के बाद माणिक्यलाल वर्मा जो कि कहाँ पर कर रहे थे, डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे थे, तो वो भीलों से संबंधित काम श्री भोगीलाल जो पांड्या थे उनको सौंप करके वो कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। और यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता के साथ मिलकर के वो 24 अप्रैल 1938 को क्या करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्थापना करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इसकी डेट को 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर की जाती है। इस कारण बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को बनाया जाता है। और जबकि जो माणिक्यलाल वर्मा है वो इसके क्या बनते हैं, महामंत्री बनते हैं।
इसे 11 मई 1938 को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और वर्मा जी को निष्कासित कर दिया मेवाड़ से। अब क्या हुआ था, क्यों किया था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, ये जो मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना की, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था, जनता के अधिकारों को, संवैधानिक सुधारों की मांग करना था और जो जनता के आर्थिक कष्ट है उनको क्या करना था, दूर करना था। तो इस तरीके के काम कर रहे थे। इसके अलावा जो प्रजामंडल का इस समय विधान भी तैयार किया गया था और इन सभी कार्यों के कारण क्या हुआ था, इस क्षेत्र के अंदर यानी मेवाड़ की जो जनता है उसमें अभूतपूर्व जागृति हुई, उसमें उत्साह का क्या हुआ, संचार हुआ। और इन सभी बातों का जैसे ही मेवाड़ सरकार को सूचना मिली तो मेवाड़ सरकार ने क्या कहा कि भाई प्रजामंडल की आपने स्थापना की है तो इसकी पहले क्या करनी पड़ेगी, इसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इसको राज्य की तरफ से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। आप इसका क्या करवाओ, पंजीकरण करवाओ। और जब पंजीकरण नहीं करवाया गया तो उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, धर्म नारायण जी। तो उन धर्म नारायण जी ने क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ये जो सुखदेव प्रसाद जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके ही बेटे थे, तो उन्होंने इस संस्था को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और साथ में इसको माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। और सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर क्या कर दिया, गतिविधियों पर रोक लगा दी। यानी सरकार ने आदेश दे दिया कि उसकी बिना आज्ञा के कोई भी सभा नहीं आयोजित की जा सकेगी, कोई समारोह नहीं किया जाएगा, कोई संस्था नहीं बनाई जाएगी और नहीं कोई जुलूस निकाला जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। वर्मा जी को यहाँ से क्या कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। तो वर्मा जी को जब यहाँ से निष्कासित किया तो वो कहाँ चले गए, अजमेर। जैसा मैंने प्रारंभ के अंदर भी बताया था, वो कहाँ चले गए, अजमेर। और अजमेर से अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहे, क्योंकि अजमेर इस समय केंद्र शासित प्रदेश था। इसी कारण अधिकतर जो जनजागृति या कार्यकर्ता जब रियासती इलाकों के अंदर दमन होता था तो वो अजमेर चले जाते थे। अजमेर रहते हुए उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका का क्या किया, प्रकाशन किया, जिसमें मेवाड़ के जो शासन है उसकी क्या की गई थी, कटु आलोचना की गई थी। अब तो इस बात से क्या होगा, सरकार बड़ी, मेवाड़ सरकार बड़ी क्रुद्ध हुई और उसने क्या कर दिया इस क्षेत्र में। अब क्रुद्ध हुई तो क्या कर सकते हैं, अब जो कि माणिक्यलाल वर्मा इस समय कहाँ बैठे हुए थे, अजमेर के अंदर बैठे हुए थे। इधर माणिक्यलाल जो वर्मा है उनके ऊपर जो मेवाड़ के अंदर आने को जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाने के लिए कई सारे व्यक्ति इसके लिए क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो इसमें मुख्य प्रयास किया था जो मेवाड़ क्षेत्र से बाहर जो मेवाड़ी रह रहे थे उन्होंने इसके लिए जैसे नागपुर, जलगांव, अकोला आदि जगहों पर, बम्बई आदि जगहों पर इन्होंने क्या की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी, शाखा स्थापित की थी। इसके अलावा जो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर सरकार को भी क्या किया था, अल्टीमेटम दिया था कि इनके ऊपर से जो लगा प्रतिबंध है वो हटाया जाए और इनको क्या किया जाए, मेवाड़ के अंदर प्रवेश की इनको क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। इधर जो मेवाड़ प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे वो 4 अक्टूबर 1938 को क्या करते हैं, विजयादशमी के दिन सत्याग्रह प्रारंभ कर देते, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल से क्या हुआ था, जो प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। तो इसको लेकर के वो क्या कर देते हैं, इस क्षेत्र के अंदर संघर्ष खड़ा कर देते हैं। तो ये सारी गतिविधियां चल ही रही थी और इधर जो माणिक्यलाल वर्मा है उनको क्या किया जा रहा था, अपने राज्य के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर जब माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पर आने की कोशिश की, कहाँ पर, कब आए थे, ये फरवरी 1939 के अंदर जब वे उदयपुर आए। उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता देवली के निकट में ऊंचा गांव है। तो ऊंचा गांव में जब वो आए तो इनको धोखे से क्या बना दिया गया, गिरफ्तार करके इनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाया कैसे, घसीट कर इनको बंदी बनाया गया। फिर यहाँ इनकी पिटाई की गई, यहाँ के इनके कपड़े खोल दिए गए, इनको नंगा करके पेड़ के ऊपर भी लटकाया गया, जबरदस्ती इनके साथ पिटाई की गई। तो इस घटना का पता जब गांधी जी को चला कि इस तरीके की बेइज्जती जो माणिक्यलाल वर्मा के साथ में यहाँ की रियासत की राज्य की तरफ से की गई है, तो महात्मा गांधी जी ने इस घटना को 18 फरवरी 1939 का अपना समाचार पत्र, नाम ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर भी मारवाड़ के अंदर भी जब किसी घटना को गांधी जी ने प्रकाशित किया था तो वो भी था इसी अखबार के अंदर। इसमें भी इसी हरिजन अखबार के अंदर ही इस घटना की क्या की, कड़ी भर्त्सना की थी।
अब इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा को जब गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे के अंदर उससे कितने 2 वर्ष के कारावास की क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। और ये सजा सुना करके इनको क्या कर दिया गया, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था उस दुर्ग के अंदर क्या कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था। अब देखते हैं इससे आगे की घटनाएं, क्या घटनाएं घटित होती है। अब माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो उससे आगे अब क्या घटनाएं होगी उस घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बाद में 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर रखी पाबंदी हटा दी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया था, इस क्षेत्र में परिवर्तन। इसकी मांग लंबे समय से प्रजामंडल के नेता और अन्य जो जागरूक कार्यकर्ता कर रहे थे, धर्मनारायण को हटाने की बात कर रहे थे, है ना। तो उनको हटाने की बात करें तो उनके स्थान पर अब क्या किया गया, जब धर्मनारायण जी को हटा करके उनकी जगह एक सर टी.वी. राघवाचारी को क्या बना दिया गया, मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया गया, यानी दीवान भी कहते तो उनको बनाए। वो बड़ी क्या थे, प्रगतिशील विचारों के थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन महाराणाओं ने क्या किया, जो 22 फरवरी 1941 है उस समय मेवाड़ प्रजामंडल के ऊपर जो लगी रोक थी उस रोक को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये अपने आप में क्या था, प्रजामंडल की बड़ी जीत थी, महत्वपूर्ण। और सरकार ने साथ में ये अपेक्षा की कि प्रजामंडल का जो शीघ्र ही क्या करेंगे, पंजीकरण करवा दिया जाएगा। अब जब यहाँ इसको इस तरीके की जीत मिली तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राज्य भर में इसकी क्या प्रजामंडल की शाखाएं स्थापित की गई। और प्रजामंडल ने इस दिन क्या क्या निश्चय किया कि 25 से 26 नवंबर 1941 को इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। उदयपुर के अंदर जो शाहपुरा हवेली होता है उस हवेली के अंदर इसका जो पहला अधिवेशन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में भाग लिया था, उनके बारे में हम जानेंगे। वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन थे उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें भाग लेने के लिए एक तो आए थे आचार्य कृपलानी। कौन आए थे, आचार्य कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, वो इस अधिवेशन के अंदर भाग लेने के लिए आए थे। एक इस अधिवेशन में आए थे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसके लिए वो कहाँ थे, उदयपुर। यहाँ पर जो विजय लक्ष्मी जो पंडित है उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जो खादी है ना, खादी और ग्रामोद्योग पर एक प्रदर्शनी थी यहाँ पर लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने किया था। अब इस अधिवेशन के अंदर क्या किया गया, मेवाड़ के लिए उत्तरदायी सरकार की क्या की गई, मांग की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण था, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा जो स्थापित करने की क्या की गई थी, मांग की गई थी। और इसी अवसर पर क्या था, जो मोहनलाल सुखाड़िया है, मोहनलाल सुखाड़िया नाम का व्यक्तित्व है, वो नामक कह सकते हैं नया सितारा कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो मेवाड़ के राजनीतिक क्षितिज पर क्या हुआ था, सामने आया था। यहीं से उनका क्या होता है, उभार होता है और बाद में चल कर के राजस्थान के वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं, जिनका जो आधुनिक राजस्थान का हम उन्हें क्या कहते हैं, निर्माता भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे के क्षेत्र की गतिविधियां क्या हुई है। इससे आगे वर्मा जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व होने वाले रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर कहाँ से, बम्बई से आए थे। देखो बम्बई के अंदर क्या था, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई के अंदर आयोजित की गई थी। तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में इस बैठक के अंदर क्या किया था, भाग लिया था। तो इस बैठक के अंदर जब वो भाग लेकर वापस आए थे और इस कारण उन्होंने, जब कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने जब भारत भर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया, तो मेवाड़ राज्य के अंदर भी मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया था। और 9 अगस्त 1942 से इसमें प्रजामंडल ने बढ़ चढ़ करके क्या किया था, भाग लिया था। अब माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर आते ही महाराणा को क्या कहा, महाराणा को लिखा कि वो ब्रिटिश सरकार से सारे संबंध विच्छेद कर दे, यानी सारे संबंध तोड़ दे। और इस तरीके की क्या की गई थी, ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजा गया और साथ में कहा भी गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार से महाराणा अगर संबंध विच्छेद नहीं करते हैं तो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इस बात को जब उन्होंने आंदोलन की धमकी दी तो इस धमकी के कारण 21 अगस्त 1942 को वर्मा जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो बार बार आप जानते हो कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, है ना, कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, इनके बारे में आप जानते हो, बार बार
इनको जेल में डाला जाता, निष्कासित भी कर दिया जाता है, फिर भी वो क्या करते हैं, इस संघर्ष से पीछे नहीं हटते और निरंतर वो क्या करते हैं, संघर्ष जारी रखते हैं। इसके बाद जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस पर एक बार फिर से क्या कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, यानी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा की गिरफ्तारी के विरोध के अंदर उदयपुर में शांतिपूर्ण हड़ताल और गिरफ्तारी हुई, और इस आंदोलन में विद्यार्थी भी क्या हुए, कूद पड़े। बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, अपनी गिरफ्तारियां दी थी। और इसमें एक व्यक्तित्व थे, शिवशरण माथुर भी थे, जो बाद में चल करके क्या बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और ये आंदोलन फिर नाथद्वारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सारे क्षेत्रों के अंदर फैल गया था। जगह जगह हड़तालें की गई, गिरफ्तारियां की गई, और लोगों ने क्या किया, हड़तालें करके गिरफ्तारियां दी, और माणिक्यलाल वर्मा है उनकी रिहाई की क्या की थी, मांग की थी। तो 1942 का ये देखते हैं, ये आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आंदोलन से भिन्न था, बहुत ही अलग था, है ना। वहाँ था किसके लिए, वो तो भारत के अंदर थी शासन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर के, और अपने जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी को क्या करना था, उसको छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये भारत के क्षेत्र में अलग था यहाँ के नेता, लेकिन फिर भी यहाँ के नेता इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का एक भाग मानते थे, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी का ही एक पार्ट मानते थे इस मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन को। यानी बड़ा तेज चला था ये आंदोलन। जब यहाँ के जो दीवान थे या प्रधानमंत्री कह सकते सर टीवी विजय राघवाचारी ने भी इस बात पर अफसोस प्रकट किया था कि जयपुर और ग्वालियर के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन है वो क्या हो गया था, उसको रोक दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आंदोलन को रोका नहीं जा सका, क्योंकि वो भले ही प्रगतिशील विचारों के थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए उन पर काफ़ी दबाव था। इस दबाव के कारण वो ये काम नहीं कर पाए थे। बाद में श्री राजगोपालाचारी जी 1943 के अंदर उदयपुर आते हैं, और उनके कहने के बाद में जो माणिक्यलाल वर्मा है उनको क्या किया जाता, जेल से छोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं जो अगला पार्ट। अब देखो होता क्या, भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलने पर प्रजामंडल के नेताओं को छोड़ दिया गया। एक तो ये है, इसके अलावा जो क्या था, जो अन्य नेता थे उनको भी क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो परिदृश्य बदलने लगा था, अब स्थितियां स्पष्ट होने लग गई थी कि अंग्रेज भारत छोड़ करके क्या करेंगे, जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर, और ये लगने भी लग गया था कि अब अंग्रेजों का स्थान कौन लेगी, भारत के अंदर एक सरकार लेगी। तो ऐसी नए बदलते हुए परिदृश्य के अंदर इस पर से प्रतिबंध हटा लिया, और कार्यकर्ताओं को भी क्या कर दिया गया, छोड़ दिया। ये कब होती है, 1945 में। 1945 में जो मेवाड़ प्रजामंडल से लगा प्रतिबंध क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब क्या किया, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। राजनीतिक चेतना के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रभात फेरियाँ निकाली, है ना। सुबह के समय जो पहले प्रभात फेरी क्या, सुबह के समय जो भजन कीर्तन करते हैं लोगों को जागृत करने, तो वैसे ही इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने के लिए क्या की, प्रभात फेरियाँ निकाली, और राष्ट्रीय नेताओं की जयंती मनाने लगे, है ना। तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से जो राष्ट्रीय नेता थे, जो भी उनकी क्या मनाने लगे, जयंतियाँ मना करके भी लोगों को जागृत करने लगे। इस समय यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उस घटना के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वो घटना थी 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को। तो वर्मा जी ने इस दिन क्या किया था, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के अंदर बुलाया था। कहाँ पर बुलाया था, उदयपुर के अंदर बुलाया था। अब जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के क्या बने, बड़े प्रधानमंत्री बने। और जो देशी रियासतों के यहाँ पर 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी सारी देशी रियासतें थी, सारी तो नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो देशी रियासतें, वहाँ से यहाँ के 435 जो प्रतिनिधियों ने, उन्होंने क्या किया था, इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और इस सम्मेलन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि देशी रियासतों के शासकों से, उसके अंदर ये था कि देशी रियासतों के शासकों से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अविलंब जो उत्तरदायी शासन, उसकी स्थापना की मांग की जाए, और उनसे उनके ऊपर दबाव डाला जाए,
ताकि वो क्या करें, जो उत्तरदायी सरकार है उसकी जल्द से जल्द क्या करें, स्थापना करें, है ना। और साथ में ये भी महत्वपूर्ण था कि ये पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ और जिस राज्य की तरफ से सुविधाएं दी गई। इस अधिवेशन को जो उदयपुर के महाराणा थे उनकी तरफ से क्या की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा थी। इस तरीके के अधिवेशन से रियासतों में क्या हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण जागृति आई थी। और इसी अधिवेशन के कारण 1946 में महाराणा ने संविधान सभा, या जिसे कह सकते हैं संविधान जो निर्मात्री सभा है, उस संविधान जो निर्मात्री सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था इस अधिवेशन के कारण, है ना। क्या किया गया था, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, जिसमें प्रजामंडल द्वारा मनोनीत सदस्य भी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। लेकिन अब जब इसकी जो रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दी, क्योंकि रिपोर्ट इसमें क्या थी, स्वीकार करने योग्य नहीं थी। जो ये संविधान निर्मात्री समिति थे उसके अध्यक्ष भी ठाकुर गोपाल सिंह को बनाया गया था, इन्हें वो प्रजामंडल के नहीं थे। इसके अलावा इसमें प्रजामंडल के 5 सदस्य जरूर लिए गए थे, वो मनोनीत किए गए थे, लेकिन इस परिषद का जो बात थी वो बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि यहाँ पर समिति की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ था क्या। इस समिति ने जब 29 सितंबर 1946 को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना और शासन जनता की जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपने और एक 50 सदस्य संविधान सभा का गठन करने का ये सुझाव दिया। तो ये बात इसमें रखी थी, लेकिन इन सुझावों को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया गया, है ना। इन रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब 2 मार्च 1947 ईस्वी को घोषित नए संविधान को भी प्रजामंडल ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बाद में और भी जब इसमें क्या किए गए, संशोधन किए गए, लेकिन संशोधन करने के बावजूद भी क्या किया गया था, इस तरीके की बात को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि महाराणा ने बाद में जो मोहनलाल सुखाड़िया थे और हीरालाल कोठारी थे उनको अपनी कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया, और संवैधानिक सुधार थे उनकी भी क्या की थी, मांग की थी। लेकिन ये सारी बातें नहीं चली। इस दरमियान यहाँ पर जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन महाराणाओं ने क्या था, उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन पर उन्होंने घोषणा भी की थी कि राज्य में विधानसभा की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इसको लेकर ही 2 मार्च 1947 है उसको नए संविधान की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, है ना। कौन से नए संविधान की जो घोषणा की गई थी, जिसमें था क्या, जिसमें एक धारा सभा बनानी थी, जिसमें 46 सदस्य होते थे, और जिसमें 18 स्थान विशिष्ट वर्गों हेतु क्या रखे गए थे, सुरक्षित रखे गए थे। और इसके अलावा जो बाकी के जो 28 स्थान हैं वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा क्या किए जाने थे, जनता से चुने जाने थे। और इसके अलावा इनमें से जो कुछ सदस्यों की एक विधानसभा की भी स्थापना करनी थी, जो राज्य के लिए क्या बनाएगी, कानूनों का निर्माण करवाएगी। तो इस तरीके की बातें की गई थी, लेकिन जो प्रजामंडल था वो इससे क्या था, संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि भाई ये जितनी भी बातें ये जन आकांक्षाओं के क्या है, अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से स्वीकार नहीं की गई थी। और इसी दरमियान क्या हुआ था, जो विजय राघवाचारी जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो राज दरबार में होने वाले षड्यंत्र के शिकार हो गए थे, और मार्च 1947 में वो अपना इस्तीफा दे करके यहाँ से वापस चले गए थे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर नया प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया था, बेदला के ठाकुर थे राव मनोहर सिंह को। अब तो उनके परामर्श से ही क्या किया था महाराणा ने, जो कौन थे, एक श्री के मुंशी थे, उनके मुंशी को उदयपुर राज्य का क्या किया था, वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। ये बड़े संविधान के और कानून के बड़े क्या थे, ज्ञाता थे। और इन मुंशी ने भी यहाँ पर क्या की थी, सुधारों की एक नई योजना तैयार की थी। तो जो के मुंशी द्वारा तैयार किया गया जो नए संविधान का प्रारूप मई 1947 में फिर से परिषद द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यानी इनका जो परिषद है उसको महाराणा ने उसको जनता के समक्ष उसकी घोषणा की थी, और प्रताप जयंती के अवसर पर इसे राज्य में लागू भी कर दिया था। इसके अंदर भी क्या था, इसमें 56 सदस्यों की विधानसभा के गठन का प्रावधान था। इसके अलावा इसमें कुछ विषयों को छोड़ करके शेष विषयों पर क्या था, कानून बनाने का अधिकार था। और राजस्व जो ये मेवाड़ राज्य है, इसमें प्रथम जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना करने का भी इसमें प्रावधान था।
इसके अलावा जो महाराणा ने कहा था कि संविधान लागू करने के साथ ही क्या होगा, विधानसभा के जो चुनाव तक मंत्रिमंडल के जो 2 प्रतिनिधियों को क्या किया जाएगा, अपने प्रजामंडल के 2 प्रतिनिधि हैं उनको मंत्रिमंडल में लेने की भी घोषणा की थी। और ये 2 मंत्री कौन थे, एक तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया और श्री हीरालाल कोठारी। इनको मंत्री परिषद की जो उसमें क्या किया था, जो मंत्रिपरिषद था उसमें इनको पद की शपथ भी दिलाई गई थी। तो इस तरीके से ये क्या थी, प्रगतिशील मेवाड़ के महाराणा क्या करते रहे, यहाँ पर जो कार्य करते रहे। हालांकि प्रजामंडल क्या था, इनको स्वीकार नहीं कर रहा था। यानी जो मेवाड़ के महाराणा के प्रकृति सुधारों का निरंतर क्या होता रहा, विरोध होता रहा, और अनंत उदयपुर भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से क्या हो गया था, जुड़ गया था। यानी ऐसी ये प्रक्रिया चलती रही। बाद में यहाँ के एक नए दीवान और बनाए गए थे, सर SP राममूर्ति, तो उनको बनाया गया था। तो उसके बाद भी और भी सुधार हुए, है ना, और धीरे धीरे मंत्रिमंडल के सदस्य हटते चले गए और बाद में जाकर के प्रजामंडल के केवल 2 ही सदस्य इसमें क्या कर जाते हैं, रह जाते हैं। और फिर जो 1948 के अंदर, मई 1948 के अंदर महाराणा क्या करते हैं, अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और विधानसभा निर्वाचन के बाद उत्तरदायी सरकार की गठन भी क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण जो आगे हम पढ़ेंगे उसके तीसरे चरण के अंदर 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का क्या होता है, संयुक्त राजस्थान के अंदर जो क्या होता है, या कह सकते हैं राजस्थान संघ था, उसमें राजस्थान संघ में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो विलय के कारण हालांकि जो योजना बनाई गई थी वो लागू नहीं की गई थी, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, तो जो जनतंत्रात्मक प्रक्रिया भारत के अंदर जो चल रही थी उससे क्या हो गया, ये मेवाड़ अपने आप जुड़ गया था। तो इस तरीके से जो मेवाड़ के लोगों ने बड़े क्या थे, लंबे समय तक संघर्ष किया, क्योंकि मेवाड़ की माटी ही ऐसी है जिसने वहाँ के लोगों के अंदर क्या भरती है, जोश भरती है और संघर्ष की क्या देती है, प्रेरणा देती है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर इतना ही। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आज हम देखेंगे कोटा प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो कोटा के अंदर जो जनजागृति लाने का श्रेय है वो किसको जाता है, पंडित नैनूराम शर्मा को। न केवल कोटा में बल्कि संपूर्ण जो झालावाड़ क्षेत्र के अंदर भी जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है, पंडित नैनूराम शर्मा को ही जाता है। ये काफ़ी समय से इस क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे होते हैं, इस आंदोलन को जो सक्रिय बनाने के लिए काफ़ी सारा यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर पंडित जो नैनूराम शर्मा जी है वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे होते हैं। ये थानेदार के पद पर कार्यरत होते हैं, लेकिन जनता के अंदर जो जन जागृति लाने के लिए इन्होंने थानेदार के पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देकर के बाद में इन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर प्रवेश किया था। और इसके बाद जब विजय सिंह पथिक आदि ने मिलकर जब राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था तो उसके ये क्या बन गए थे, सक्रिय सदस्य बन गए थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये क्या बन गए थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य बन गए थे। इसके अलावा इन्होंने इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में भी कुछ संस्थाओं की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। जिससे 1918 ईस्वी के अंदर कोटा के अंदर इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि नाम से संस्था की स्थापना की। बाद में इन्होंने यहाँ पर जो हाड़ौती सेवा संघ की, जो राजस्थान सेवा संघ इनसे प्रभावित होकर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इस तरीके से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहाँ क्या कर रहे थे, ये कार्य कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में थी बेगार की। तो इन्होंने इन जो हाड़ौती जो सेवा संघ है इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र के अंदर जो बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बाद में चल करके जो बेगार की समस्या यहाँ ज़्यादा चल रही थी, इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तब इन्होंने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ध्यान रखना कब की थी, इन्होंने 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की। हालांकि जो इनके द्वारा चलाए गए इस बेगार विरोधी आंदोलन के कारण जो इसने हाड़ौती सेवा संघ के माध्यम से चलाया था, तो बेगार की जो शक्ति है उसमें काफ़ी कुछ कमी आई थी। और बाद में इन्होंने जब प्रजामंडल की स्थापना की थी
तो इसका उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना था। लेकिन कोटा के जो महाराव उमेद सिंह सेकंड थे, उन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र के अंदर इनके प्रयासों को क्या होने दिया, सफल नहीं होने दिया। यानी उनकी अनुदार नीति के कारण ये संस्था क्या हो गई थी, निष्क्रिय हो गई थी। यानी इस संस्था ने कोई विशेष उपलब्धि क्या की, हासिल नहीं कर सकी थी। जब हाड़ौती परिजन मंडल उतना सक्रिय नहीं हो पाता है तो फिर एक और संगठन की स्थापना की जाती है 1939 में। तब ये क्या करते हैं, पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर के कोटा राज्य परिजन मंडली की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये ध्यान रखना, किसकी स्थापना करते हैं, कोटा राज्य परिजन मंडल की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष पंडित जो नैनूराम शर्मा है वो बनते हैं। जबकि हाड़ौती परिजन मंडल के अध्यक्ष जो हाजी फैज होते हैं वो बनते हैं उसके अध्यक्ष। तो इसकी स्थापना की, इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल जो शासन है या प्रशासन उसकी क्या करनी थी, स्थापना। इसके उद्देश्य से इन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के साथ इन्होंने कोटा के जो महाराव थे उनके समक्ष भी उत्तरदायी शासन स्थापना की क्या रखी थी, मांग रखी थी। तो इस तरीके से इनके प्रयासों से यानी प्रजामंडल के कार्य से दिनों दिन ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग क्या होती रही, जोर पकड़ती रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए थे कोटा प्रजामंडल ने, जैसे इसने जो निरक्षरता उन्मूलन है, सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाना है, खाद्यान्नों की समुचित व्यवस्था है, इन सब को करने का भी अनुरोध कोटा के शासक से किया गया था। और बाद में इसका पहला अधिवेशन भी पंडित जो नैनूराम शर्मा उनकी अध्यक्षता में भी मांगरोल जो बारा के अंदर है वहाँ पर आयोजित किया गया था। अब देखते 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, बड़ा धक्का लगा। तारीख 14 अक्टूबर 1941, 14 अक्टूबर 1941 जब पंडित नैनूराम शर्मा अपने गांव निवाड़ा जा रहे थे, तब इनकी अज्ञात एक गिरोह ने बेरहमी से इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी थी। तो इनकी हत्या हो जाने के बाद में जो कोटा प्रजा मंडल है उसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया था, पंडित अभिन हरि थे उनके हाथ में आ गया था। तो पंडित जो अभिन हरि है इन्होंने क्या किया था, 1 नवंबर 1941 को प्रजा मंडल के दूसरे अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो हमने देखा था 1939 के अंदर इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया था, पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता के अंदर आयोजित किया गया, जिसके साथ ही पहली बार एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी लाया गया था कि 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं इस आंदोलन के अंदर क्या था। जो ये सम्मेलन हुआ था 1 नवंबर 1941 में प्रजामंडल का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन कोटा के अंदर ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्या हुई थी, पंडित अभिन हरि ने की थी। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस क्षेत्र में जो कोटा वाले क्षेत्र में राजनीतिक चेतना फैलाने में बड़ा योगदान दिया था। लोगों के अंदर जन जागृति बहुत बड़े पैमाने पर फैलाई थी। अब देखो 1942 में क्या हुए, वे गिरफ्तार, कौन, पंडित अभिन हरि। तो देखो बात क्या होती है कि महात्मा गांधी जी जो क्या करते, अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाते। तो इसके लिए अगस्त महीने में 7 अगस्त को जो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो बम्बई के अंदर बैठक होती है, उस बैठक में अभिन हरि भाग लेने जाते हैं। तो अभिन हरि ने इस बैठक में भाग लेते हैं और वो वापस कोटा आते हैं। तो कोटा आकर के यहाँ कोटा के अंदर क्या करता, कोटा जो प्रजा मंडल है वो क्या करता है, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलाता है। तो इनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के कारण ही पंडित अभिन हरि को 1942 में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो 1942 में अब प्रजा मंडल के नए अध्यक्ष बनते हैं, जिनका नाम है मोतीलाल जैन। कौन बनते हैं, मोतीलाल जैन। तो मोतीलाल जैन इसके अध्यक्ष बनते ही मोतीलाल जैन ने कोटा के महाराव को पत्र लिख करके ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद यानी संबंध तोड़ने को कहा। और साथ में इन्होंने कहा भी था कि अगर वो ब्रिटिश सरकार से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरीके की इनसे चेतावनी भी दी गई थी। तो अब जब कोटा के महाराव ने क्या किया था, इसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, इन्होंने आंदोलन किया
और जो जनता ने क्या कर दिया, राजधानी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और कोतवाली के अंदर क्या हुआ था, तिरंगा झंडा फहरा दिया। और जहाँ पर इन्होंने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को क्या कर दिया था, बैरकों में बंद करके कोतवाली कब्जा करके वहाँ क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था। तो करीब 2 सप्ताह तक कोटा का नगर प्रशासन पर जनता का क्या रहा था, कब्जा रहा था। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता ने क्या कर लिया, प्रशासन में हाथ में। कोटा में ये क्या हुआ था, दूसरी बार। पहली बार कब हुआ था, पहली बार 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ऐसा हुआ था, जब क्या किया था, तब भी जनता ने क्या किया था, कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। हम अध्याय संख्या जो 5 था उसमें हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोटा के शासन पर जनता, अपने अध्याय संख्या 7 के अंदर जो लास्ट वाले अध्याय उसमें हमने पढ़ा था, राजस्थान वाले पार्ट के अंदर। तो बाद में चल करके यहाँ प्रशासन पर अधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, महाराव और जो प्रजामंडल के जो प्रतिनिधि होते हैं, अब कोटा के महाराज इस समय होते हैं भीम सिंह और प्रतिनिधियों के बीच में क्या होता, समझौता होता। इस समझौते में महाराव ये आश्वासन देते हैं कि सरकार क्या करेगी, दमन का सहारा नहीं लेगी, सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, यानी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगी, उनके साथ में अत्याचार नहीं करेगी। तब जाकर के जनता ने यानी प्रजामंडल के सदस्यों ने कोटा का शासन वापस कोटा के जो महाराव थे उनको क्या कर दिया था, सौंप दिया था। तो इसके बाद महाराव ने जो गिरफ्तार किए के जो कार्यकर्ता थे उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, यानी उनको छोड़ दिया। और इसके अलावा यहाँ पर इस समय कोटा महाराव को जब ये समझौता हो रहा था, महाराव ने उत्तरदायी शासन की स्थापना का क्या दिया था, आश्वासन दिया था, लेकिन व्यवहारिक और वास्तविक कार्य नहीं किया गया। इस क्षेत्र में कोटा महाराव ने फिर शासन हाथ में आने के बाद इस तरीके से का कोई काम नहीं किया था। इसी बीच स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी 15 अगस्त 1947 को, और संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई, और लोकप्रिय सरकार पद ग्रहण नहीं कर पाई थी। हम देखते हैं कि दूसरे चरण के अंदर जो कोटा है उसका क्या हो जाता है, जो राजस्थान संघ बताता उसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरीके से कोटा के अंदर हम जो क्या घटनाएं हुई थी, उन महत्वपूर्ण घटनाओं की हमने इसमें क्या की थी, चर्चा की थी। अब देखते हैं दूसरा जो था राज्य, उसके बारे में देखेंगे। वो दूसरा राज्य अपना है बूंदी। बूंदी के अंदर किस तरीके की जन जागृति, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कोटा और बूंदी ये दोनों ही क्या थे, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही आता था। लेकिन जो बूंदी के अंदर जो जन जागृति है, वो जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था, बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए उन किसान आंदोलन ने किया था। अब बूंदी के अंदर जो सार्वजनिक चेतना, उसके लक्षण हमें 1922 ईस्वी में परिलक्षित हुए, दिखने लगे। किसके माध्यम से, यही जिसके बारे में मैंने कहा था, किसान आंदोलन जो इस समय यहाँ पर बूंदी के बरड़ क्षेत्र के अंदर चल रहा था, उसी किसान आंदोलन ने इस क्षेत्र के अंदर जो सार्वजनिक जो चेतना है, या कह सकते हैं राजनीतिक चेतना, उसको जागृत करने का काम किया था। इधर विजय सिंह पथिक ने बरड़ आंदोलन को समर्थन देने से क्या होती, नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। तो लोग बड़े जागरूक हुए और लोगों के अंदर संघर्ष करने की क्या आई थी, प्रेरणा आई थी। विजय सिंह पथिक जी और राम नारायण चौधरी ये भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, और सभी प्रकार के जो किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलन में इनका मुख्य योगदान था। तो इन्होंने भी क्या किया, रामनारायण चौधरी के साथ पथिक जी ने मिलकर के कर वर्दी बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या कर दिया था, आंदोलन छेड़ दिया था। यानी बूंदी में क्या की थी, कई प्रकार की लागें ली जाती थी, बेगार ली जाती थी, भूमि कर की दर बहुत ही ज़्यादा थी। तो इन सब के विरुद्ध में पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर के कर वर्दी और बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या कर दिया था, यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया था। तो जब इस विरोध ने क्या किया, आंदोलन का रूप धारण किया, तो पुलिस ने क्या किया था, यहाँ पर बड़ा ही अमानुषिक अत्याचार करने लगे थे। और इसी अत्याचार की एक घटना हम देखते हैं राजमहल के अंदर होती है। यहाँ के जो बूंदी के उस समय के महाराव होते हैं ईश्वर सिंह, तो उन्होंने क्या किया था, जब देखा कि आंदोलन बड़ा ही व्यापक हो रहा है, तो इस आंदोलन को व्यापक होते देख करके बूंदी नरेश जो ईश्वर सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, बेगार प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो उसी समय की इनकी घटना थी बड़ी अजीब सी, कि महाराव की एक जो बहुत ही प्रिय पासवान थी, उनकी 1907 में क्या की मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु के कारण जो राजपुरोहित था उसने उसकी क्या की थी, अंतिम क्रिया करने से
इनकार कर दिया था और उसने कारण भी बताया था कि वो पासवान थी, वो है ना राजघराने की कोई सदस्य नहीं थी। और इस कारण क्या किया, वो पुरोहित ने कहा कि हम इसका क्या करेंगे, जो अंतिम क्रिया नहीं करेंगे। इस पर जो महाराज ने पुलिस द्वारा उस पुरोहित का, राजपुरोहित जो थे, उसका क्या करवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया। और इस घटना से क्या हुआ था, बूंदी शहर के अंदर भारी असंतोष फैल गया था। यहाँ पर 9 दिन तक हड़ताल भी रही थी, है ना। तो इसके बाद में पुलिस ने जनता पर गोलियां भी चलाई थी। तो इससे क्या हुआ था, जनता अब जो महाराव थे यहाँ कोटा सॉरी बूंदी के, उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो इस घटना ने भी क्या किया था, अब देखो इधर किसान आंदोलन जारी थे, पथिक जी और रामनारायण चौधरी वो भी करवदी और बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला करके इस क्षेत्र में जन जागृति कर रहे थे। दूसरी, इस पासवान वाली घटना से भी जनता, जिसमें राजपुरोहित की हत्या कर दी गई थी, तो इससे भी क्या हुई थी, बड़ी क्रोधित हो गई थी यहाँ की जनता। और साथ में फिर पुलिस ने जनता पर गोली और चला दी थी। तो इससे भी इन सारी घटनाओं के कारण कोटा के अंदर लोगों के अंदर अब शासन के प्रति आक्रोश बढ़ गया था। अब हम देखेंगे कोटा प्रजा मंडल की स्थापना। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी, इसी वातावरण के अंदर 1931 के अंदर बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, कांतिलाल करते हैं, यही इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांतिलाल जी की अध्यक्षता के अंदर इसका बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना होती है, जिसके अन्य सदस्य जैसे ऋषिदत्त मेहता जी है, नित्यानंद सागर है, गोपाल कोठिया है, गोपाल लाल जोशी है, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद आदि इसके क्या होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। अब प्रजामंडल ने क्या किया था, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग। सभी देखो जो भी प्रजामंडल हुए उनकी एक ये तो मुख्य मांग यही थी कि क्या की जाए, उत्तरदायी शासन की क्या की जाए स्थापना। और उनकी दूसरी मांग होती थी कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग को बार बार उठाई, यानी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए और उनकी क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। तो महाराजा ने क्या किया था, आप इनकी मांग तो स्वीकार नहीं की, उल्टा जो बूंदी के शासक ने क्या किया, 1935 के अंदर सार्वजनिक सभाओं पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी थी, है ना। एक बार की जब बात है कि एक व्यक्ति ज़्यादा शराबी था, तो एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार के अंदर जब शराब के खिलाफ लिखा आया तो उसकी पत्नी ने वो बात शराब के दुर्गुणों के बारे में अपने पति को बताया और अखबार ले जाके सामने दिया, ये पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो पति ने कह दिया, कल से बंद। बंद का मतलब उन्होंने शराब पीनी बंद नहीं की थी, अखबार अगले दिन से बंद करवा दिया था। तो वैसे ही बूंदी के शासक ने किया था कि जब इन्होंने मांग की थी बार बार, जो उत्तरदायी शासन की नागरिक अधिकारों की मांग की थी, तो इस मांग ज़्यादा करने के हर बूंदी के शासक ने कहा था कि तुम बार बार इकट्ठे होकर के सभाएं करते हो और ये मांगे करते हो, अब आगे से आप सभाएं नहीं करोगे, है ना। तो इस तरीके से इस आंदोलन को शुरुआत में क्या किया गया था, दबाने का प्रयास किया गया था। प्रजामंडल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी। अब जैसे एक तरफ इनका दमन चल रहा था, लेकिन प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साही नहीं हुए, क्योंकि इससे जनता, देखो पहले गुस्सा तो था ही, उस प्रतिबंध से जनता और भी अधिक आक्रोश और क्या हो गई थी, उग्र हो गई थी। इधर सरकार की जो दमन नीति है वो भी उग्र होने लगी। सरकार ने 1936 के अंदर समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने क्या किया था, अपनी जो दमन नीति उसको जारी रखते हुए 1937 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ऋषिदत्त मेहता, उनको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया, अजमेर भेज दिया गया। यानी जो दमनकारी जिससे ये ज़्यादा मांग कर रहे थे, सरकार ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाते हुए साथ में कहा कि यार ये ज़्यादा ये कौन करता, प्रजामंडल करता। इसमें उस समय अध्यक्ष ऋषिदत्त सिंह मेहता थे, तो इनको कह दिया कि भाई 3 वर्ष के लिए आप राज्य में नहीं आ सकते, अगर 3 साल तक राज्य के अंदर आप दिखे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया। यानी इनको 3 साल के लिए राज्य से निर्वाचित कर दिया और प्रजामंडल को क्या कर दिया, एक अवैध संस्था घोषित कर दिया था। ये एक बड़ी घटना हो गई थी इनको अवैध। और इनकी अनुपस्थिति के अंदर जो ब्रज सुंदर शर्मा है, उन्होंने क्या किया था, प्रजामंडल का नेतृत्व संभाला था। तो ये वो मुख्य घटनाएं हैं जिन्हें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि बाद में इनको क्या किया, किसको गिरफ्तार कर दिया गया था, कि जो अपने ऋषिदत्त मेहता है उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। और इसके अलावा उनकी अनुपस्थिति के अंदर किसने, तो इसके अगले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ब्रज सुंदर शर्मा जी तो थे, वो इसके क्या बने थे, अगले अध्यक्ष बने थे। अब प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
मेहता जी ने 1944 में ईस्वी में अपनी रिहाई के बाद बूंदी राज्य लोक परिषद की क्या की थी, स्थापना की थी। अब हम जो देखेंगे थोड़ा सा बूंदी राज्य जो लोक परिषद है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो बूंदी राज्य लोक परिषद ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना। इसका गठन बड़ा ही जो उस समय के क्या था, इस घटना को बदलने वाला था, क्योंकि प्रजामंडल से भी ज़्यादा इस बूंदी राज्य जो प्रजा परिषद या लोक परिषद या प्रजा परिषद का इसका योगदान था। तो जब ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया था, अजमेर भेज दिया, और वहाँ से ये कब आए थे, 1944 के अंदर ये रिहा होकर के आए थे। तो जैसे 1944 के अंदर ये छूट कर आए थे तो उसी समय इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया। ये ध्यान रखना 1944 के अंदर। बाद में लास्ट में मैं वीडियो में सारा इसका ट्रिक भी बताऊंगा और सारे कुछ शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से भी आपको सबको क्या करूंगा, याद करवाने का प्रयास करूंगा। अब इसका अध्यक्ष जो बूंदी राज्य लोक परिषद, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं किसको, हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि ब्रज सुंदर शर्मा है उनको क्या बनाया जाता है, इसका मंत्री बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, वही जो प्रजामंडल के थे, उत्तरदायी शासन की मांग करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, यही बातें थी इसके अंदर। इसकी स्थापना के कुछ समय बाद इसको मान्यता प्राप्त होगी, यानी कोटा के महाराव ने बदली हुई परिस्थिति को समझा और इस जो बूंदी राज्य लोक परिषद उसको क्या कर दी थी, मान्यता दे दी थी। अब महाराव ने और भी बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए क्या किया था, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया। ये भी अपने आप में क्या थी, इस क्षेत्र में वही बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि महाराव ने क्या किया, स्थिति को तुरंत समझा और संविधान जो निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों को भी मनोनीत किया गया था। तो इसने क्या किया था, जो प्रजामंडल के सदस्यों को मनोनीत किया और फिर बाद में इसने एक संविधान बनाया था। तो जो नवनिर्मित संविधान पारित होने से पूर्व क्या था, बूंदी का जो राजस्थान राज्य के अंदर क्या हो गया था, विलय हो गया था। हम जानते हैं कि दूसरे चरण के अंदर बूंदी का क्या होता है, जो बूंदी का राजस्थान राज्य के अंदर क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बूंदी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक ये संघर्ष चला और इस संघर्ष के अंदर आखिर जो प्रजामंडल है वो इसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो इस तरीके से ये मेरी ओर से आपके लिए प्रयास किया गया था। ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज थोड़ा गला ख़राब है फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी भी जैसे देखने में आया कि जो 85% नॉन सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देखते हैं, सिर्फ जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनमें 15% ही जिन्होंने चैनल की सदस्यता ली, सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन प्रदान हो और आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। और मेरा प्रयास हमेशा आपके लिए कुछ नया करने को। आज देखो आपको आवाज़ से ही पता चल रहा है, फिर भी समय अनुसार मैंने विचार किया कि आपको वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है। तो धन्यवाद।